हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकंड एफडीएम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर महिमा गुप्ता एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर से आज आपके सामने बात करने वाली हूँ प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के अर्थ, परिभाषा के बारे में, इसकी विशेषताओं, इसके उद्देश्य, लाभ, दोष आदि के बारे में। सबसे पहले बात करती हूँ इसकी परिभाषाओं के बारे में। अब देखेंगे कि मैंने आपके सामने इसकी परिभाषाएं रखी हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जे बेट्टी और CMIA इंग्लैंड के अनुसार दी गई है। देखिए, जे बेट्टी का कहना है, जे बेट्टी के अकॉर्डिंग देखिए क्या इसकी परिभाषा दी गई है। जे बेट्टी के अकॉर्डिंग प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली लागत लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जो प्रत्येक निर्मित वस्तु या अदत्त सेवा के लागत के प्रत्येक तत्व जैसे सामग्री, श्रम और उपरिव्यय से संबंधित पूर्व निर्धारित प्रमाप लागत का प्रयोग करती है। यानी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड में हर एक आइटम के लिए प्रमाप, जो पूर्व निर्धारित प्रमाप हैं, उनके प्रयोग के द्वारा लागत लेखांकन करने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से CIMA इंग्लैंड के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह यह है कि प्रमाप लागत प्रणाली का आशय प्रमाप लागतों को तैयार करना, उनका प्रयोग करना, उनकी वास्तविक लागतों से तुलना करना, विचरणों का उनके कारणों एवं प्रभाव के बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करना है। ये परिभाषा जो है ये पूर्ण परिभाषा है। इसमें हमें ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम प्रमाप तैयार करते हैं, फिर उनका प्रयोग किसमें, वास्तविक लागत से तुलना करने के लिए किया जाता है। दोनों के अंतर के आधार पर विचरण ज्ञात किए जाते हैं, उनके कारण ज्ञात किए जाते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है इस बात पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत प्रमापों का वैज्ञानिक आधारों पर पूर्व निर्धारण किया जाता है, फिर उनकी तुलना वास्तविक लागतों से की जाती है, फिर इन दोनों का जो अंतर आता है उसे हम विचरण कहते हैं। तो विचरण ज्ञात करके उसका विश्लेषण किया जाता है और इस प्रकार से किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की लागत पर उचित नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार से प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली काम करती है। प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली विशेषता इसकी है कि यह एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रमापों का निर्धारण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का, जो कि एक अच्छी सी नियंत्रण तकनीक है, उसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है विशेषताओं का, वो है कि प्रमाप लागत विधि जो है वह प्रमाप और वास्तविक निष्पादनों की तुलना पर आधारित है। इसी तुलना से हम विचरण यानी वेरिएंस ज्ञात करते हैं। यही हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन प्रोडक्ट होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम मेनली विचरण ज्ञात करने का कार्य करते हैं। ये जो विचरण होते हैं, ये विचरण फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल यानी एडवर्स भी हो सकते हैं। फेवरेबल भी यदि हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हुए तो वो क्यों हुए हैं, क्या हमने स्टैंडर्ड सही नहीं बनाया है, इस तरीके से भी कारणों को खोजने का प्रयास किया जाता है। केवल कारण ज्ञात करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कारणों को ज्ञात करने के बाद में हम उत्तरदायित्व निर्धारण का कार्य करते हैं। ये जो प्रमाप लागत विधि है ये एक ऐसा मैनेजरियल टूल है जिससे हम कॉस्ट पर नियंत्रण करते हैं और प्रमापों का पुनरावलोकन किया जाता है और उसके आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। अदरवाइज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई यूज़ नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
जैसा कि हमने अभी विशेषताओं में देखा कि सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें प्रमाप स्थापित करने होते हैं। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है प्रमाप स्थापित करना। केवल स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए उन पर नियंत्रण स्थापित करना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करना, मितव्ययता प्राप्त करना और बजटरी कंट्रोल को अधिक प्रभावी बनाना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। जैसा कि हम इनके नाम से ही समझ रहे हैं कि ये उद्देश्य क्या है। प्रमाप लागत विधि का लाभ क्या क्या है। इस विधि के लाभों में सबसे पहला लाभ है कुशल लागत नियंत्रण, कि हम लागत को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से प्रमाप बना रहे हैं। उन प्रमापों के आधार पर हम वास्तविक लागत की तुलना करके अंतर के कारण का पता लगाकर उसे सुधार करते हैं। तो ये हमारे लिए लागत नियंत्रण की एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इससे कार्यकुशलता में भी सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। हमें जब विचरण प्राप्त होता है तो हम उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हैं, मितव्ययता प्राप्त करते हैं। मितव्ययता कैसे प्राप्त की जाती है, जब कॉस्ट का रिडक्शन होगा तो नेचुरली मितव्ययता प्राप्त होगी हमें। तो इस तरीके से इसके द्वारा मितव्ययता भी प्राप्त की जाती है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है दैट इज निविदा मूल्य निर्धारण में सुगमता। इससे हम निविदा मूल्य, चूँकि हमारे पास प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है तो उसके आधार पर हम निविदाओं का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा जब हम प्रमाप की और उसकी का जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसका कंपैरिजन करके हम जो भी रीजंस हैं विचरण के उन पर कंट्रोल करते हैं, सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं, तो किसी भी प्रकार का रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। उत्पादन मात्रा में परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है कि उत्पादन मात्रा बढ़ाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरीके से हम इसमें चेंजेस के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। सामग्री उपयोग का अध्ययन किया जा सकता है। लागत न्यूनतम आएगी, हमें लाभों में वृद्धि होगी, किस्म में नियंत्रण होगा, श्रमिकों की एफिशिएंसी का पता चलता है। बजट बनाने के लिए भी ये विधि पूर्वानुमान में बजट में सहायक होती है। इससे मोरल जो है वह भी बढ़ता है, नैतिक प्रभाव रहता है और इस प्रकार से इस प्रणाली की हमें इन लाभों को देखते हुए इस प्रणाली को अपनाया जाता है। किसी भी विधि के केवल लाभ नहीं होते हैं बल्कि उसके कुछ दोष भी होते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, वो इस प्रकार से है। कई लोग इसको अनइकोनॉमिकल यानी अनआर्थिक मानते हैं कि प्रमाप लागत विधि में लागत ज्ञात करने, प्रमाप स्थापित करने आदि में बहुत अधिक समय, श्रम, संसाधनों का अपव्यय होता है, इसलिए वो इस प्रणाली को अपव्यय मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लाभों को देखते हुए इस पर जो लागतें खर्च की जाती है दैट आर बहुत ही कम होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है लिमिटेशन है वो यह है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, कि प्रमाप लागत विधि का प्रयोग करने के लिए बहुत ही गहन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये दोष कुछ हद तक सही है, लेकिन इस प्रकार से शोध और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ज्ञात किए गए प्रमाप, निर्धारित किए गए प्रमाप बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं लागतों को कम करने के लिए। नेक्स्ट इसका जो दोष दिया गया है वो ये है कि ये तब तक सफल नहीं हो पाती है जब तक कि बजटरी नियंत्रण प्रणाली अपनाई नहीं जाए। इस प्रकार से ये इसकी सीमाएं दी गई हैं। इसके साथ ही इसकी सीमाओं में कुछ सीमाएं इस प्रकार से भी हैं। नेक्स्ट इसकी सीमाओं का जो पॉइंट है दैट इज़ विशेषज्ञ सेवाएं, कि प्रमापों का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता लेनी होती हैं। तो ये पॉइंट भी कुछ हद तक इसकी सीमा सही है, लेकिन विशेषज्ञों की सेवाओं के आधार पर लिए गए प्रमाप, निर्धारित किए गए प्रमाप बहुत ही अधिक उपयुक्त होते हैं, बहुत ही अधिक सटीक होते हैं, जिन पर विश्वसनीय होते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सके। नेक्स्ट है कर्मचारियों के मनोबल पर प्रभाव। कर्मचारियों के मनोबल पर प्रभाव ये है कि कई बार कर्मचारियों
प्रमाप के अनुसार कार्य नहीं होने पर कर्मचारी जो है वो नेगेटिव सोचते हैं, उनके मनोबल गिरता है और उनकी कार्यकुशलता इससे प्रभावित होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सभी परिस्थितियों में, सभी व्यवस्थाओं में ये प्रणाली काम में नहीं ली जा सकती है। इस प्रणाली का उपयोग कुछ व्यवस्थाओं में संभव नहीं है। इसके साथ ही इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण प्रमाप जो हैं वो जो निर्धारित किए जाते हैं वे कुछ समय बाद अनुपयोगी हो जाते हैं, तो प्रमाप लागत प्रणाली का उपयोग निरर्थक हो जाता है। तो इसके लिए हम उसमें कुछ लोचता रखकर प्रमाप निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रमाप लागत लेखांकन के बारे में हमने बात की कि प्रमाप लागत लेखांकन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके लाभ दोष हैं। इस बारे में मैंने आपसे बात की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।